Hello friends, today we are going to start our fourth lecture of chapter number 2 in Foundation for Standard 10. In this lecture, we are going to discuss about two main topics. Those topics are already in your 10th class syllabus. Same to same, those topics are also in their 12th class. The name of the topic is the combination of resistors. See, as you are in standard 10 and almost you have completed your syllabus, that's why you know that there are two types of combination. First is series combination of resistors and another is parallel combination of resistors. What is there in series combination and parallel combination? That we will going to discuss in this lecture. But why combinations are necessary? Why we have to learn such kind of combination? What is the need to combine? What is the need to combine the resistors? That is the main question. See, in our households, we are using many kinds of equipments. First is, suppose light is there, fan is there, air condition is there, iron is there. So such kind of devices are we regularly use in our daily life. So all these equipments are ultimately one type of resistor. आपके घर में जब बिजली आती है तो बिजली जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स है उस सारी के सारी इलेक्ट्रिकल आइटम में से कभी ना कभी तो वो पसार होनी ही है बिजली. तो वो सारे रेजिस्टर आपके सर्किट में, मतलब आपके हाउस में कभी ऐड है कभी ऐड नहीं है. मतलब कि आप फैन की स्विच चालू करोगे तो स्विच चालू करने से आपका फैन सर्किट में अटैच हो चुका है. तो ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जिसका हमको कनेक्शन करना पड़ता है. वो कनेक्शन सीरीज में भी हो सकता है, पैरेलल में भी हो सकता है. क्यों सीरीज में करना चाहिए, क्यों पैरेलल में करना चाहिए, वो हम देखने वाले हैं. पहले तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या है वो मैं आपको बताता हूं. नेम ऑफ द टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर. कॉम्बिनेशन ऑफ resistors. How can you combine resistors? There are two ways to combine the resistor. First is series combination. Then after parallel combination. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहता है? यू हैव टू रेजिस्टर्स सच लाइक दिस. सपोज दिस इज माय फर्स्ट रेजिस्टर, दिस इज माय सेकेंड रेजिस्टर, दिस इज R1 ओहम, दिस इज R2 ओहम. सी, ये R1 ओहम वाले के एक साइड वाले पॉइंट को मैं R2 वाले के एक साइड के साथ जोड़ देता हूं. मतलब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों के एक एक टर्मिनल को मैं जोड़ रहा हूं. दोनों रेजिस्टर के एक एक टर्मिनल को मैं जोड़ रहा हूं. ऐसा करने से मेरे पास क्या आता है? ऐसा करने से मेरे पास ये सिचुएशन आती है. ये R1 और यहां से ही R2 आ गया. तो हुआ क्या, दोनों रेजिस्टर के एक एक टर्मिनल को मैंने आपस में जोड़ दिया. यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये वाला और ये वाला टर्मिनल जोड़ते हैं, ये वाला और ये वाला टर्मिनल जोड़ते हैं. मतलब दोनों के एक एक टर्मिनल को एक साइड के पॉइंट के साथ, दोनों के दूसरे टर्मिनल को दूसरे पॉइंट के साथ जोड़ते हैं. मतलब कि कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा मैं आपको बता रहा हूं. ऐसे होगा, दिस इज R1, दिस इज R2. ठीक है, ये R1 है, ये R2 है. अभी देखो आप, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन. जरूरी नहीं है कि हर बार दो ही रेजिस्टर आपस में कनेक्ट किए जाए. दो से ज्यादा, तीन भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं, इनफाइनाइट रेजिस्टर भी आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं. अगर आप
बहुत सारे रेजिस्टर आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और उसके साथ एक बैटरी अटैच कर रहे हैं, मतलब कि आपका फिगर कुछ ऐसा होगा। ऐसे बहुत सारे रेजिस्टर है और उसको आप आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और एक बैटरी के साथ उसे जोड़ रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, सारे रेजिस्टर ऐसे R1, R2, R3 अप टू Rn, बैटरी इज सपोज V वोल्ट और करंट पास हो रहा है I का। तो यहां पे क्या होगा, जो भी करंट बैटरी में से निकल रहा है वो सारा का सारा करंट पहले रेजिस्टर में जा रहा है, वही करंट दूसरे रेजिस्टर में जा रहा है, वही करंट तीसरे रेजिस्टर में जा रहा है, वही करंट आखिर के रेजिस्टर से भी जा रहा है। मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में से आप ये कह सकते हैं कि I इज सेम फॉर ऑल रेजिस्टेंस। सीरीज में जितने भी आपने रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं वो सारे के सारे रेजिस्टेंस में से I करंट तो सेम ही रहेगा, करंट इसमें से I जा रहा है। तो ये जो रेजिस्टर है उसके दो टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टर I इंटू R1। यहां पे ड्रॉप क्या होगा, I इंटू R2। यहां पे ड्रॉप क्या होगा, I इंटू R3। यहां पे ड्रॉप क्या होगा, I इंटू Rn। सपोज कि ये पहले रेजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप, इसको हम V1 बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं V2, इसको बोलते हैं V3, इसको बोलते हैं Vn। तो अल्टीमेटली आपके बैटरी का पूरा वोल्टेज डिवाइड हो चुका है। यहां पे बैटरी के पास V वोल्टेज था, लेकिन वो V वोल्टेज इक्वली तो नहीं डिवाइड हुआ, यहाँ पे थोड़ा आया होगा, यहाँ पे थोड़ा आया होगा, यहाँ पे थोड़ा आया होगा, यहाँ पे थोड़ा आया होगा। तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन में ये बोल सकते हैं कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है वो डिवाइड होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू Vn। वो सारे पोटेंशियल ड्रॉप का एडिशन करोगे तो आपको टोटल वोल्टेज मिल जाएगा बैटरी का कितना है। So this is the situation in series combination. What is there in parallel combination? See, आप ऐसे बहुत सारे, सपोज कि यहां से मैं ये दिखा देता हूं, सपोज कि ऐसे करके आपके पास Rn इतने रेजिस्टर है और आप उसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं। बैटरी है सपोज V वोल्ट की, करंट फ्लो हो रहा है I। तो ये करंट जब जाएगा तो I करंट यहां तक आएगा, फिर उसके पास 1 2 3 4 बहुत सारी ब्रांचेस है। तो अभी ये करंट क्या होगा, ये करंट डिवाइड होगा, थोड़ा ऊपर से जाएगा, थोड़ा बीच में से जाएगा, थोड़ा नीचे से जाएगा, थोड़ा उससे नीचे से जाएगा, थोड़ा आखिर में से जाएगा। तो ये सारा का सारा करंट डिवाइड हो रहा है। सपोज कि पहली ब्रांच में करंट जा रहा है I1, दूसरी में जा रहा है I2, तीसरी में जा रहा है I3, ऐसे करते करते आखिर वाली में जा रहा है In, और वो सारा एक्यूमुलेट होके लास्ट में आपके पास वापस से I करंट बन जाता है। अगर कोई पूछे कि ये R1 रेजिस्टर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, तो ये R1 रेजिस्टर ये दोनों पॉइंट के बीच कनेक्ट किया हुआ है, तो उसका पोटेंशियल तो बैटरी जितना ही होगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा V वोल्ट। अगर कोई R2 का पूछे तो R2 भी यहाँ दो पॉइंट के बीच में ही कनेक्ट किया है, तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप भी V वोल्ट है। Rn भी यहाँ पे ही है, उसका पोटेंशियल ड्रॉप भी V है। तो मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप ये बोल सकते हैं कि V इज वोल्टेज ड्रॉप इज सेम फॉर ऑल रेजिस्टेंस, और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें होता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस अप टू In। दिस इज द सिचुएशन। अच्छे से समझ में आया ये सारी चीजें? अभी मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस है। मुझे करना क्या है, ये सारे रेजिस्टेंस निकाल के उसकी जगह पे
कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस लाना है कि वो रेजिस्टेंस रखूं या इतने सारे रखूं, दोनों सेम ही मिले। बात कैसी हुई, सपोज मेरे पास 50-50 रुपीस की दो नोट है, वो दोनों करेंसी 50-50 रुपीस की दोनों करेंसी की वजह मैं 100 रुपीस की एक ही नोट का इस्तेमाल करूं तो भी मैं मतलब सेम ही चीजें खरीद सकता हूं। जो चीजें मैं 50-50 की दो नोट से खरीद सकता हूं वही सारी चीजें मैं 100 रुपीस की एक नोट से भी खरीद सकता हूं। मतलब कि 2-3 चीजें रखने की वजह से सिर्फ एक ही चीज ऐसी रखो कि जो उनसे इक्विवेलेंट हो। तो यही चीज मैं रेजिस्टेंस में इस्तेमाल करने वाला हूं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे रेजिस्टर है, लेकिन वो सारे के सारे रेजिस्टेंस निकाल के सिर्फ एक ही ऐसा रेजिस्टेंस रखना है कि वह रेजिस्टेंस रखने से मेरा काम हो जाए। तो ये सारे रेजिस्टर निकाल के मैं एक ऐसा ही इक्विवेलेंट रेजिस्टर यहां पे रख रहा हूं, आर इक्विवेलेंट। तो ये सिचुएशन पहले थी, ये बाद में है। मेरे को करना ये है, लेकिन मालूम करना है कि ये रेजिस्टेंस कौन सा रखना पड़ेगा। आपके पास छोटे मोटे तो बहुत सारे रेजिस्टर है, लेकिन वो सारे निकाल के ऐसा कौन सा रखना है, मतलब कि मुझे आर इक्विवेलेंट की फॉर्मूला निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं, तो आप देखिए यहां से तो आप ये बोल सकते हैं ना कि पोटेंशियल इक्वली डिवाइड हो, इक्वली नहीं पर पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन तो होना ही। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू Vn, ये तो बोल ही सकते हैं। V1 क्या है, जो करंट आता है वो करंट, और जिस रेजिस्टर के अक्रॉस आपको वोल्टेज फाइंड करना है वो रेजिस्टेंस। मतलब V1 को आप लिख सकते हैं IR1, V2 को लिख सकते हैं IR2, V3 को लिख सकते हैं IR3, Vn को लिख सकते हैं I इंटू Rn। सारे में से I को कॉमन आउट निकालो तो होता क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। ये क्या हो गया, V हो गया ना। I को नीचे जाने दो, V अपॉन I करो तो होता क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू Rn। यही चीज इसमें होनी है ना। यहां पे आप देखो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनता है, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनता है जो भी वोल्टेज है वो वोल्टेज और जो करंट फ्लो होता है वो करंट। तो यहां पे जो मुझे V अपॉन I दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे मैं आर इक्विवेलेंट लिख सकता हूं। तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू Rn। हेलो, आप ऐसे बहुत सारे अवरोध निकाल के उसकी जगह पे उसके जितना ही इक्विवेलेंट रखना चाहते हैं तो वो इक्विवेलेंट कौन सा रखना होगा, ये सारे के सारे रेजिस्टर के एडिशन जितना रखना होगा। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। सपोज हमारे पास R1 R2 R3 नहीं, इफ ईच रेजिस्टर हैज वैल्यू R, अगर सारे के पास R की ही वैल्यू होती तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आता, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सारा बोलने की जगह पे आपको क्या करना पड़ता, R प्लस R प्लस R प्लस अप टू N टाइम्स R। सो अल्टीमेटली आपका आंसर आता NR। R इक्विवेलेंट का आंसर क्या आता, NR। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, सपोज मेरे पास ये इतने रेजिस्टर है, मुझे इसका इक्विवेलेंट निकालना है। सपोज कि इसकी वैल्यू है 1 ओहम, 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 इसकी वैल्यू है 1 ओहम और इसकी वैल्यू है 1 लाख ओहम। तो देखो आपके सर्किट के अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू 1 ओहम है और एक लौता ऐसा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 1 लाख ओहम है। आप ये सारे को निकाल के सिर्फ
एक रेजिस्टेंस रखने के बारे में सोचो, मतलब कि आप आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के बारे में सोचो। तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है सारे के सारे रेजिस्टर का एडिशन कर दो, सारे के सारे का एडिशन करोगे आप तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 1,05,000 ओहम। दिस इज योर आंसर। बात समझो, ढेर सारे एक एक ओहम के रेजिस्टर है और सिर्फ एक रेजिस्टर ही बहुत बड़ा है, तो भी आर इक्विवेलेंट का आंसर आपके सीरीज में जुड़े हुए सारे रेजिस्टर में से जो भी बड़ा है उससे भी बड़ा आंसर आएगा। तो आर इक्विवेलेंट का आंसर क्या है, आपके सर्किट में जो भी बड़ा वाला अवरोध, जो भी बड़ा वाला जो रेजिस्टर है उससे भी बड़ा वाला आपका आंसर आना है। तो ये चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझनी होगी। अगर आपके पास सिर्फ दो ही रेजिस्टर है, सिर्फ दो रेजिस्टर है, तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, R1 प्लस R2 आएगा। तो आर इक्विवेलेंट का हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल लिया। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है, ये जो पूरा है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसे ही आप पैरेलल कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हैं। सी, this is the parallel combination. I have n resistance, those are connected parallelly to each other. If I want to place only one resistance in place of all of these, then I should put the equivalent resistance. Suppose I am putting one resistance which is equivalent to this all, right? So what is the situation? Maybe the figure is like this, battery is same, current is same, VI. What happened here? This is the point A which is known as junction point. Why it is junction point? आप देखो, जो सीहोर है उधर का रेलवे स्टेशन ऐसा बोला जाता है सीहोर जंक्शन। आगे जाके जो धोला आता है तो उधर भी बोला जाता है धोला जंक्शन। भावनगर टर्मिनस, बीच में कोई स्टेशन आता है वर्तेज, तो वर्तेज रेलवे स्टेशन रहता है, वहां पे वर्तेज जंक्शन नहीं बोलते हैं। जंक्शन किधर बोलते हैं, जहां पे दो या दो से ज्यादा रेलवे ट्रैक इकट्ठे होते हैं, वो पॉइंट को आप जंक्शन बोलते हैं। वहां से रास्ते फटते हैं अलग अलग, तो ऐसा कोई पॉइंट जहां पे दो या दो से ज्यादा रास्ते निकल रहे हैं उसको आप बोल सकते हैं जंक्शन। तो यहां पे देखो, आपका करंट आई आया, लेकिन उसके पास आगे 4-5 और बहुत सारे रास्ते, यहां से I1 गया, यहां से I2 गया, यहां से I3 गया, यहां से I1 करंट आया। तो जंक्शन पॉइंट ए के पास मैं ये बोल सकता हूं ना कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होना है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस अप टू IN होना है। करंट को क्या बोलते हैं, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। I1 के बारे में सोचो, I1 के बारे में अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस ब्रांच में से कौन सा करंट निकल रहा है, मतलब कि ये रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज देखना है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, R1 में भी वोल्टेज ड्रॉप V वोल्ट का है, R2 में भी वोल्टेज ड्रॉप V वोल्ट का है, R3 में भी वोल्टेज ड्रॉप V वोल्ट का है। तो ये करंट निकालना है तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। तो I1 की जगह पे मैं लिख सकता हूं ना V अपॉन R1, I2 की जगह पे मैं लिख सकता हूं V अपॉन R2, I3 की जगह पे मैं लिख सकता हूं V अपॉन R3, अप टू IN की जगह पे मैं लिख सकता हूं V अपॉन R8। ये हो गया हमारा करंट I। न्यूमरेटर में से V को कॉमन आउट निकालो तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस अप टू 1 अपॉन RN ऐसा होगा। I इज इक्वल टू, ये V को नीचे आने दो, तो I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन RN। ये सर्किट रहती तो ये सर्किट में से आप देखो I अपॉन V का आंसर क्या आना है, अपॉन V का नहीं, देखो आप V अपॉन I का आंसर देखो, I क्या आएगा, I आएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट।
तो यहां से आप I अपॉन वी का आंसर निकालो तो आएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। यही सिचुएशन हुआ ना, I अपॉन वी को क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस अप टू 1 अपॉन Rn। तो यहां पे हमारा फॉर्मूला ये बन रहा है। उसमें था सारे के सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, सारे के सारे रेजिस्टेंस का सिर्फ एडिशन करना है। यहाँ पे 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। दूसरी चीज नोट डाउन करो, इफ ईच रेजिस्टेंस हैज वैल्यू R, अगर सारे के सारे रेजिस्टेंस R के ही होते तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या आता, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस अप टू n टाइम्स 1 अपॉन आर। मतलब कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट का आंसर आना था n टाइम्स 1 अपॉन आर। मतलब कि आर इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल ले लो तो आर इक्विवेलेंट का आंसर आना था r बाई n। बात समझो आप, अगर मेरे पास ऐसे रेजिस्टर है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, अब ये और ये पांचवा, मेरे पास ये 1 लाख ओहम वाला है, ये भी 1 लाख ओहम वाला है, ये भी 1 लाख ओहम वाला है, ये भी 1 लाख ओहम वाला है, और ये सिर्फ 1 ओहम वाला है। हेलो, 4 रेजिस्टेंस मेरे पास 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख ओहम वाले हैं, और सिर्फ एक लौता रेजिस्टेंस 1 ओहम वाला है। आप इसका आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है 1 अपॉन लाख प्लस 1 अपॉन लाख प्लस 1 अपॉन लाख प्लस 1 अपॉन लाख प्लस 1 अपॉन 1। तो 4 टाइम्स हुआ 1 अपॉन लाख, तो 4 अपॉन लाख प्लस 1 अपॉन 1। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट का आंसर निकालो आप, 1 लाख 4 अपॉन 1 लाख आएगा। तो आर इक्विवेलेंट क्या आया आपका, 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख 4। मतलब कि आपका आंसर 0 पॉइंट समथिंग में आना है। अरे ये बहुत बड़ी चीज हो चुकी है। देखो कितने सारे रेजिस्टेंस 1 लाख 1 लाख 1 लाख ओहम के हैं, और एक लौता रेजिस्टेंस 1 ओहम का है, फिर भी इन सारे की जगह पे आपको आर इक्विवेलेंट पुट करना है। तो आर इक्विवेलेंट छोटे से अवरोध से भी छोटा हो गया, आपका आर इक्विवेलेंट तो 0 पॉइंट में चला गया। मतलब कि ये सारे निकाल के उसके जैसा ही उसका इक्विवेलेंट रखना है, तो ये छोटे से छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा आपका रेजिस्टेंस हो गया है। दिस इज द ब्यूटी। रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, बड़े से बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा आंसर आता था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, छोटे से छोटे रेजिस्टर से भी छोटा आंसर आ रहा है आर इक्विवेलेंट का। तो ये सारी बातें आपको दिमाग में अच्छे से रखनी है। अगर आपके पास सिर्फ 2 ही रेजिस्टर है, इफ यू हैव ओनली 2 रेजिस्टर, देन 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। एलसीएम ले लो, R1 R2 एलसीएम आएगा, ये हो गया R2 प्लस R1। पर ये आंसर है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट का। आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है तो उसका रेसिप्रोकल करो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दिस इज द आंसर। ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, नीचे दोनों का एडिशन हो गया। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर बार क्या ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे जिसमें सिर्फ 2 ही रेजिस्टर रहते हैं, तो हर बार आप रेसिप्रोकल थोड़ी ना करेंगे। तो ये याद रखो, अगर 2 से ज्यादा रेजिस्टर कनेक्ट है तो फिर ये फॉर्मूला याद रखो आप। अगर सारे के सारे सेम रेजिस्टर वाले हैं तो ये फॉर्मूला याद रखो आप। अल्टीमेटली ये सारे याद ना रख के सिर्फ ये एक ही याद रखोगे तो भी चलेगा, थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन आंसर सबसे ये आंसर सभी क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला रखने से भी आ जाएगा आपका। ठीक है, यही सारी चीजें आपको थियरी में दी गई है। पहले बताया जाता है आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इंट्रोडक्शन रहता है कि भाई ओहम के लॉ
ओबे करता है, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अगर एक रेजिस्टर में से I करंट फ्लो हो रहा है तो वो I क्या होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस वी अपॉन आर। आप सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ दो नहीं, दो की जगह पे दो तीन सारे रेजिस्टर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर एक रेजिस्टर लिया R1 तो R1 का पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, और सीरीज में है मतलब कि पोटेंशियल डिवाइड होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होना है। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 की जगह पे लिखा IR1, V2 की जगह पे लिखा IR2, I कॉमन निकाला, R1 प्लस R2, I को नीचे आने दिया, V अपॉन I को बोलते हैं R इक्विवेलेंट। सो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 2 के लिए बना R1 प्लस R2। अगर 3 रहते तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता। अगर n रहते तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू इनफाइनाइट। तो यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे बोली है, ये कुछ अलग नहीं है इससे। इसमें पहले 2 का किया, फिर 3 का किया, फिर n का किया, अल्टीमेटली तो हम यहां ही पहुंचे ना। तो हो सके तो आप यही लिख लेना अच्छे से, ठीक है। जो मेन लाइन थी ना वो यहां पे थी, thus the equivalent resistance of the series combination of the resistors is always greater than the greatest value of the resistor connected in series। आपके सीरीज में जो भी बड़ा वाला रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ा आंसर आपका आना है आर इक्विवेलेंट का। ये पैरेलल में 2 है, यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा। अगर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा तो आप V को तो जानते हैं, V इज इक्वल टू I1 R1, सो I1 इज इक्वल टू V बाय R1, I2 इज इक्वल टू V बाय R2, सो V बाय R1 प्लस V बाय R2। सो V को कॉमन निकाला, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, I अपॉन V को तो आप इक्विवेलेंट बोलते हैं, सो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 2 है इसलिए, अगर 2 से ज्यादा होते, 3 होते तो I इज R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 रहता। अगर n रेजिस्टर रहते तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अप टू 1 अपॉन Rn है। ये सिर्फ वही चीज है जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है। देखो ये किधर यूज करना है आपको, ये यूज करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से समझ लेना एक बार। इसमें भी मेन पॉइंट यही था कि छोटे से छोटा जो रेजिस्टेंस रहता है उससे छोटा आपका इक्विवेलेंट का आंसर आता है। Thus, the equivalent resistance of a parallel combination of resistors is always smaller than that of the smallest value of resistor connected in the parallel। अगर सेम रेजिस्टेंस है तो R by N आंसर आएगा, अगर 2 ही है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आंसर आना है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, ये आप अच्छे से याद कर लेना, सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है। अच्छे से एक बार ये सारी चीजें करने के बाद ही आप ये प्रॉब्लम्स पे आना। क्या बोला गया है, 2 रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओहम एंड 6 ओहम कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, आपको निकालना है कि R इक्विवेलेंट क्या है, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आपका LCM निकलेगा 6, 3 है ये 2 प्लस 1, अल्टीमेटली 3 बाई 6, अल्टीमेटली 1 अपॉन 2। ये तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का आंसर आया ना, आप गलती से ये मत लिख देना, आपको रेसिप्रोकल करना रहेगा पैरेलल है तो R इक्विवेलेंट का आंसर आता है 2 ओहम। 2 अपॉन 1 तो 2 ही होता है ना। देखना पैरेलल बोला है कि सीरीज बोला है, ठीक है। अगर 2 ही थे तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, दोनों का ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे दोनों का एडिशन, मतलब 3 इंटू 6 18 अपॉन 3 प्लस 6 9, 18 अपॉन 9, तो आंसर आएगा 2 ओहम। 3 रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओहम आर कनेक्ट। अगर सारे के सारे सेम रेजिस्टेंस वाले हैं तो आर इक्विवेलेंट का आंसर क्या आना है, हमने बताया था आपको आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, आर बाय एन। अगर सारे के सारे आर के हैं तो आर बाय एन आंसर है। हर एक रेजिस्टेंस 12 ओहम का है और ऐसे कनेक्ट किए 3, तो आर इक्विवेलेंट का आंसर है
4 ओहम। सो दैट इज योर आंसर। अगर ये नहीं मालूम है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये करके भी यही आंसर आता है। 3 टाइम्स 1/12 आया, मतलब कि आंसर आया 1/4। लेकिन ये आंसर तो 1/R इक्विवेलेंट का है। आर इक्विवेलेंट क्या है? उसका रेसिप्रोकल 4 ओहम। हेलो, calculate the equivalent resistance, the electric current and the potential difference across each resistor in the circuit shown in figure। 2-3 चीजें फाइंड आउट करनी है आपको। पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो ये कैसे कनेक्ट किए हैं, सीरीज में है, क्योंकि यहां से जो बैटरी में से आई निकल रहा है वही आई इसमें जा रहा है, वही आई इसमें जा रहा है। करंट दोनों रेजिस्टेंस में सेम है, मतलब कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ये 10 है, ये 5 है। अगर ये दोनों को मिटा के सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस रखना है तो वो कौन सा रखना होगा? 10 और 5, मतलब कि आर इक्विवेलेंट कितना आएगा आप बताओ? आर इक्विवेलेंट आएगा 15 ओम का। बैटरी है 7.5 वोल्ट की, तो सर्किट में से करंट कितना फ्लो हो रहा है? I इज इक्वल टू वी बाय आर, मतलब कि 7.5 वोल्ट में से 15 वोल्ट, 7.5 वोल्ट में से 7.5 वोल्ट ऊपर, नीचे 15 ओम। तो 7.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा। सो आंसर इज I इज इक्वल टू 1/2, मतलब कि 0.5 एम्पियर। तो बैटरी में से करंट कितना निकल रहा होगा? आधा एम्पियर का करंट निकल रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी पूछा है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, तो कि जो करंट आएगा वो करंट और इसका रेजिस्टेंस। इसमें भी जो करंट आएगा वो करंट और इसका रेजिस्टेंस, क्योंकि V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2। करंट कितना है? आधे एम्पियर का। रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम का। तो यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा। करंट कितना है? आधे एम्पियर का। वोल्ट रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम का। 5 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट, मतलब कि ये 5 वोल्ट, ये 2.5 वोल्ट, 5 और 2.5 मिला के 7.5 वोल्ट हो चुके हैं। मतलब कि जो बैटरी का वोल्टेज है वो इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसका रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ पे कम वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर ये दोनों पैरेलल में रहते ना तो वोल्टेज ड्रॉप सेम ही रहता, तो करंट डिवाइड होता। यहाँ पे करंट सेम है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई वही है। यहां पे देखो, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इन द सर्किट। तो देखो इसका पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो आपको IR1 करना होगा, इसका निकालना है तो IR2 करना होगा, इसका निकालना है तो IR3 निकालना होगा। I मिलेगा कहां से? आप क्या करोगे? आप ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस की जगह पे सिर्फ एक ही रेजिस्टर ऐसा रखे तो आपको आई मिल सकता है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट क्या होता है? सारे के सारे रेजिस्टर का सम करना है। 4 + 6 10, 10 + 10 20, मतलब कि आपका इक्विवेलेंट हो गया 20 ओहम। बैटरी है 5 वोल्ट की, तो करंट कितना निकल रहा होगा? वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, 5/20 मतलब 1/4, 1/4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर। ये आपका आंसर हो जाएगा ना। करंट निकल रहा है 1/4 एम्पियर का। इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V इज इक्वल टू IR1, मतलब कि 1/4 इज I एंड R1 इज 4 ओहम। So ultimately V1 is 1 volt. What is V2? V2 is equal to IR2. I is what? 1/4. R2 is 6. So 3/2 means this is 1.5 volt.
V3 is equal to I R3. I is what 1/4, R3 is what 10 ओहम, 10 डिवाइड बाई 4 मतलब 5 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 2.5 वोल्ट। हेलो, टोटल थे 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट डिवाइड कैसे हुए? यहाँ पे 1 वोल्ट, यहाँ पे 1.5 वोल्ट, यहाँ पे 2.5 वोल्ट, सबका मिला के 5 वोल्ट, इसका भी 5 वोल्ट। हेलो, देखो हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो भी आपको आर इक्विवेलेंट तो फाइंड करना ही रहेगा, तो भी आपको करंट निकालना ही रहेगा। ये क्वेश्चन में तीनों पूछा था, देखो आगे वाले में 3 चीजें पूछी थी, अभी जो क्वेश्चन आया उसमें सिर्फ लास्ट चीजें पूछी है, तो लास्ट चीज पूछी है तो भी हमको पहले 2 तो निकालना ही पड़ा। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछते हैं हर एक क्या, तो आपको नेट करंट कितना आता है वो तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ये आप अपने हिसाब से कर लेना, IR1 प्लस IR2 यही करना है, I निकालना है वापिस से। A uniform wire of resistance R is cut into 3 equal pieces। अगर देखो मेरे पास 10 ओहम का रेजिस्टेंस है और इसके मैं 2 इक्वल पार्ट करता हूं, अगर मैं 2 इक्वल पार्ट करता हूं तो हर एक रेजिस्टेंस कितने का बन जाएगा? 5-5 ओहम का बन जाएगा। अगर मेरे पास 100 ओहम वाला बड़ा रेजिस्टेंस है और उसको मैं 100 पीस इक्वल कर रहा हूं, तो हर एक रेजिस्टेंस कितने कितने का हो जाएगा? 1-1 ओहम का हो जाएगा। मतलब कि आप जितने भी पीस कर रहे हैं उस हिसाब से आपका रेजिस्टेंस उसके पार्ट जितना हो रहा है। मतलब आप आर रेजिस्टेंस के 3 हिस्से करते हैं तो हर एक रेजिस्टेंस R/3 का हो जाएगा। यहां पे यही कहा गया है, A uniform wire of resistance R is cut into 3 equal pieces and these pieces are joined in parallel। अगर वो सारे के सारे को आप पैरेलल में रख रहे हैं तो होगा क्या? आपके पास 3 रेजिस्टर है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये है R/3, ये है R/3, ये है R/3। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो गया 1/R/3 प्लस 1/R/3 प्लस 1/R/3। तो ये क्या हो गया? 3 टाइम्स 1/R/3 हो गया ना, 3 ऊपर चला जाएगा, 9/R is equal to 1/R equivalent। So R equivalent will be R/9। This is your answer। Hello, R/9 is your answer। What is the resistance of the combination? Combination का resistance क्या होगा? R/9। तो ये कंसेप्ट था कि अगर आप इक्वल पीस कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस इक्वली ही डिवाइड होगा। A uniform wire of resistance R is cut into 2 equal pieces। तो अब हर एक का रेजिस्टेंस क्या हो गया? R/2 R/2 हो गया। And these pieces are joined in parallel, R/2 और R/2। अगर दोनों R/2 R/2 है तो आंसर क्या आना है? R/4। हेलो, मैंने जल्दी जल्दी कर लिया। देखो अगर मेरे पास ये 10 ओहम है और दूसरा भी 10 ओहम है और दोनों को सीरीज में कर रहा हूं तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा? 20 ओहम, मतलब दोनों का एडिशन। अगर मेरे पास 2 पैरेलल में है, दोनों के दोनों 10-10 ओहम के ही है, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर 2 ही है तो ये फॉर्मूला है, मतलब ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 × 10 और नीचे दोनों का एडिशन 10 + 10, ये हो गया 100 डिवाइड बाई 20, मतलब 25 are 10। सो R इक्विवेलेंट इज 5। अगर पैरेलल में है, अगर पैरेलल में सेम है तो 10 और 10 5 हो जाएगा। अगर सीरीज में है तो 10 और 10 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ये R/2 का था, ये R/2 का था। R/2 और R/2 क्या हो जाएंगे? इसका भी आधा हो जाएगा, मतलब R/4 हो जाएगा।
अगर नहीं मालूम पड़ रहा है कि कैसे हो रहा है, तो आपको इतना तो मालूम होगा ना कि अगर ये r/2 है, ये r/2 है और दोनों का इक्विवेलेंट निकालना है, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब कि r/2 इंटू r/2 अपॉन r/2 प्लस r/2, मतलब कि r² डिवाइड बाई 4 अपॉन 2 टाइम्स r/2, 2 कैंसल, r² डिवाइड बाई 4 अपॉन r, सो आंसर इज r/4. મોટા બહુ બધી સ્પીડ નો કહેવાય હો, આવું મારે લખવું જ ન પડે, તમને આમનામ જ આવડવું જોઈએ. અગર મારી પાસે 10 ઓહમના બે પેરેલલમાં હોય तो आंसर आवे 5. अगर मेरे पास 100 ओहम के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो आंसर आता है 50. अगर मेरे पास 100 वाले 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो 100 उसका 50, 100 उसका 50, 50 उसका 25, तो आंसर आएगा 25. अगर मेरे पास 100 वाले 8 रेजिस्टेंस है तो 100 50, 100 50, 100 50, 100 50, 50 50 25, 50 50 25, 25 25 12.5, तो आंसर आता है 12.5. समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, कुछ भी चीज इसके अंदर हार्ड नहीं है. चेक दिस. How many bulbs of resistance 6 ohm should be joined in parallel to draw a current of 2 amperes from a battery of 3 volt? आपके पास 3 वोल्ट की बैटरी है, इसमें से करंट निकल रहा है 2 एम्पियर का. आपको ये मालूम नहीं है कि इसके बीच में कितने रेजिस्टर कनेक्ट किए हैं, लेकिन हाँ, जो भी रेजिस्टर है वो सारे के सारे की वैल्यू है 6 ओहम. तो आपको कितने ऐसे 6 ओहम वाले पैरेलल में लगाने होंगे ताकि ये सिचुएशन हो सके? क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लो. हाउ मेनी बल्ब्स ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओहम शुड बी जॉइंड इन पैरेलल? आपको पैरेलल में ही लगाना है, रेजिस्टर 6 ओहम का ही लेना है. तो ऐसे कितने रेजिस्टेंस लोगे तब जाके आपके बैटरी में से 2 एम्पियर का करंट निकले? सपोज के मेरे को नहीं मालूम है कि कितना निकालना है, सपोज के मैं एक ही रख देता हूँ, पहले ये आर इक्विवेलेंट रख देता हूँ. मेरे को रेजिस्टेंस लाना कितना है? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वी अपॉन आई कहा जाता है. वोल्टेज है 3 वोल्ट का, बैटरी है 3 वोल्ट की, करंट है 2 एम्पियर का, मतलब कि 1.5 ओहम बनाना है मुझे. मेरी बैटरी के अक्रॉस कैसे भी करके 1.5 ओहम का रेजिस्टेंस लाना. उसके लिए मेरे पास जो रेजिस्टेंस दिए गए हैं वो सारे 6 ओहम वाले हैं. मतलब कि सपोज देखो मेरे पास ये पहला 6 ओहम वाला रेजिस्टेंस है, तो एक 6 ओहम वाला होगा, मेरे को लाना तो 1.5 ओहम है, यहाँ पे तो 6 ओहम है, तो मैं क्या करूंगा, उसके साथ एक और पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं. तो 6 ओहम और 6 ओहम कितने हो गए? 3 ओहम. ये नहीं चलेगा, मेरे को तो 1.5 लाना है. मैं एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूं, 6 ओहम, 6 ओहम, 6 ओहम, 6 ओहम, ऐसे 3 रेजिस्टर कनेक्ट करूंगा और इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करूंगा तो 2 ओहम आएगा. कैसे? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर बाई एन. सारे के सारे की वैल्यू 6 है, ऐसे 3 है, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2 ओहम. मेरे को 2 नहीं लाना है, मेरे को तो 1.5 लाना है, तो मैं एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूं. तो ये 6 और 6 कितने हो गए? 3. ये 6 और 6 कितने हो गए? 3. अब क्या हो गया? अब तो ये सिचुएशन आ गई ना, ये भी 3 वाला, ये भी 3 वाला, और ये दोनों पैरेलल में, तो ये 3 और 3 क्या हो जाएगा? एक ही आ गया, 1.5 ओहम वाला. So that's how you have to connect 4 resistor of 6 ohm for making this kind of situation. Here they are saying that how many bulbs? 4 bulbs. Hello. Answer is 4.
three resistors of resistance 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm are connected in parallel with 6 volt cell. Three things that you want to find out. Let us draw the schematic diagram of this kind of situation. Three resistors of resistance 10, 20 and 30 are connected in parallel. See, maybe this is the situation. ये हो गया करंट, नहीं मालूम कितने का आ रहा है, लेकिन ये है 10 ओहम, ये है 20 ओहम, ये है 30 ओहम। अभी क्या किया आपने? फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। हर एक रेजिस्टर में से कितने का करंट आ रहा है वो आपको निकालना है। द करंट सप्लाइड बाय द सेल, सेल में से कितना करंट आ रहा है ये भी आपको निकालना है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट में से, सर्किट के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ये भी आपको निकालना है। तो आप पहले ये देखो, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर में से कितना करंट रहता है। पहले तो बैटरी देखो, बैटरी का वोल्टेज दिया है या 6 वोल्ट, तो ये 6 वोल्ट है, वो ये दोनों पॉइंट के बीच डिवाइड होने वाले हैं ना। आपका पहला रेजिस्टेंस है, उसका भी पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा 6 वोल्ट। आपका दूसरा रेजिस्टेंस है, वो भी यही दो पॉइंट के बीच में है, उसका भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा 6 वोल्ट। आपका तीसरा रेजिस्टर है, वो भी ये दोनों पॉइंट के बीच में है, उसका भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा 6 वोल्ट। मतलब कि V1 आया 6 वोल्ट, V2 आया 6 वोल्ट, V3 आया 6 वोल्ट। आपको ये करंट चाहिए, तो अगर आपको ये करंट चाहिए, I1 चाहिए, तो उसका वोल्टेज 6 अपॉन उसका रेजिस्टेंस 10, तो ये हो गया 0.6 एम्पियर। आपको इसका करंट चाहिए, तो इसका वोल्टेज 6 अपॉन इसका रेजिस्टेंस 20, ये हो गया 3/10, ये हो गया 0.3 एम्पियर। आपको इसका करंट चाहिए, आपको इसका वोल्टेज लेना होगा, आपको इसका रेजिस्टेंस लेना होगा, ये हो गया 1/5 मतलब 0.2 एम्पियर। मतलब यहाँ पे करंट गया 0.6 एम्पियर, यहाँ करंट गया 0.3 एम्पियर, यहाँ करंट गया 0.2 एम्पियर। तो आता कितना होगा? जितना जाता होगा उतना आता होगा। 0.6 प्लस 0.3 प्लस 0.2, 1.1 एम्पियर का करंट आता होगा। तो आपका दूसरा आंसर भी मिल गया। द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर क्या है? पहला आंसर तो करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, तो हर एक रेजिस्टर में से इतना इतना करंट। आपका दूसरा क्वेश्चन, द करंट सप्लाइड बाय द सेल, बैटरी के द्वारा कितना करंट गया होगा? 1.1 गया होगा। तीसरा क्वेश्चन, इक्विवेलेंट क्या होगा? तो अगर 3 है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करना रहेगा। 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, एलसीएम निकलेगा 60। 6 प्लस 3 प्लस 2 is equal to 1/R इक्विवेलेंट। सो अल्टीमेटली 1/R इक्विवेलेंट का आंसर क्या आएगा? 6 और 3 9 प्लस 2 11/60। सो अल्टीमेटली R इक्विवेलेंट का आंसर क्या आना है? 60/11। हेलो, दिस इज द थिंग, राइट? तो ये आपका, आप गलती भी ये मत लिख के आना, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करना रहेगा। ये क्वेश्चन भी आप खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं अभी तो। फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द सेल इन द सर्किट शोन इन फिगर। सेल में से कितना करंट आता होगा, सेल में से कितना आता होगा, ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। ये 10 और 10 पैरेलल में है, तो इसको तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, ये 5 वाला, और 10 और 10 का पैरेलल क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अभी सिचुएशन ऐसा हो गया। हेलो, फिर ये 5 और 5 का क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट। 5 और 5 का वापिस से 10 हो जाएगा। देखो यहाँ पे पैरेलल था तो 10 और 10 5 हुए,
यहाँ पे 5 और 5 ढाई नहीं हुए, 5 और 5 10 हुए, क्योंकि ये सीरीज है। इसके साथ आपने बैटरी लगाया है 5 वोल्ट का, तो बैटरी में से कितना करंट निकल रहा होगा? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 5/10 इट इज इक्वल टू 1/2 इट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो बैटरी में से करंट निकल रहा होगा 0.5 एम्पियर। ये देखो, इसमें भी पूछा गया है कि बैटरी में से कितना करंट निकल रहा होगा टोटल। तो ये 20 और 5 सीरीज में, ये हो गया 25, 15 और 10 सीरीज में, ये हो गया 25, मतलब कि ये 25 और 25 पैरेलल में है, तो उसका हो गया 12.5। 12.5 को आपने बैटरी के साथ लगा दिया। कितने वोल्ट की बैटरी है? 24 वोल्ट की। सो करंट कितना निकलेगा? 24 वोल्ट डिवाइड बाई 12.5, जो भी आएगा उतने एम्पियर आपका करंट निकलेगा। दैट्स इट। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, आप एक बार होमवर्क लिख लो अपना। तो आपको दोनों थियरी अच्छे से समझनी है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो अच्छे से याद करना है, फिर जाके सारे सारे क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व करना है, तब जाके आपका ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। वी आर स्टॉपिंग ओवर हियर। In our next lecture, we are going to solve few application related with series and parallel combination, and then after we will going to see one another theory, right? So that's it for today's lecture. Jai Hind, Jai Bharat, Astu. Thank you.